हाय नमस्कार दोस्तों। जेएस वायुगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जे प्रक्रम लाइव प्रोसेस 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का एक फर्स्ट चैप्टर है लाइव प्रोसेस जे प्रक्रम। तो जे प्रक्रम में या लाइव प्रोसेस में हमने इससे पहले वाली वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, पोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम पोषण की यानी कि फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस जे प्रक्रम की दूसरी वीडियो की बात कर रहे हैं। इसमें भी हम न्यूट्रिशन या पोषण से संबंधित आगे पढ़ेंगे। एक बात और, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, मुझे मोटिवेट करना। इससे वाली जो वीडियो है उसे आप देख लेना, ये सेकंड वीडियो है। तो संक्षेप में शॉर्टली मैं बता देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था। पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि लाइव प्रोसेस क्या है, जे प्रक्रम क्या है। रिपीट कर देता हूँ कि लाइव प्रोसेस जे प्रक्रम का मतलब है कि बॉडी में लगातार बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो बॉडी में होने वाली बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस को सामूहिक रूप से जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं या मेंटेनेंस प्रोवाइड करती हैं, लाइव प्रोसेस कहलाती हैं, जे प्रक्रम कहलाती हैं। इसके बाद आया था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है कि लिविंग बींग्स का अपने आउटर इन्वायरमेंट से फूड ऑब्टेन करना न्यूट्रिशन होता। न्यूट्रेंट बताए थे, पोषक पदार्थ बताए थे, 2 टाइप के न्यूट्रेंट बताए थे, मैक्रो न्यूट्रेंट एंड माइक्रो न्यूट्रेंट। उसके बाद न्यूट्रिशन का टाइप बताया था। न्यूट्रिशन का 2 टाइप थे, ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस। ऑटोट्रोपस में आपको बताया था कि वे लिविंग बींग्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, और हेटरोट्रोपस में बताया था कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सेल्फ प्रिपेयर अपना फूड नहीं कर पाते, ये बताया था। इसके बाद हमने बताया था कि जो हेटरोट्रोपस होते हैं वो फूड नेचर के आधार पर और फूड ऑब्टेन के आधार पर अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। फूड नेचर के बेस पर यानी कि वो खाते क्या है, इस बेस पर हमने 3 प्रकार बताए थे, हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी एंड ओमनीवोरस। इसी प्रकार फूड ऑब्टेन के बेस पर कि वो कैसे प्राप्त करते हैं, इस बेस पर भी बताए थे हमने। होलोजोइक बताए थे, सैप्रो बायोटिक बताए थे, पैरासाइट बताए थे। तो यहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। भोजन में जो पोषक पदार्थ थे, न्यूट्रिएंट्स थे, 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमने बताए थे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। और इन्हें 2 ग्रुप में हमने बांटा भी था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने बताया था कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, और इनऑर्गेनिक में हमने बताया था वाटर और मिनरल्स। तो आज बात करते हैं हम कि ये जो न्यूट्रेंट हैं, ये जो फूड के पोषक पदार्थ हैं, इनका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी के लिए, क्या ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, भोजन या पोषक पदार्थों का महत्व। तो इम्पोर्टेंस देखी जाए तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रकार का फंक्शन करते हैं। पहला है फ्यूल सब्सटेंस और एनर्जी प्रोड्यूसर, यानी ईंधन पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगातार एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लगातार बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती है। उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से नीड होती है, इसके लिए फूड में कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्यूल सब्सटेंस या एनर्जी प्रोड्यूसर।
ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फूड में जो एनर्जी प्रदान करने वाले एनर्जी प्रोड्यूसर सब्सटेंस हैं, उनमें उसका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट या फैट। ये हमें क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या आता है, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कहा जाता है, यानी कि कोश के ईंधन कहा जाता है। कोश के ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एनर्जी कौन देता है, उसके लिए एनर्जी ग्लूकोज देता है। इसलिए ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं, कोश के ईंधन भी कहते हैं। इसी प्रकार फैट भी हमें एनर्जी देता है। 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 ग्राम कैलोरी मिलती है, और जबकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। तो एनर्जी को हमारी बॉडी में देने वाले कौन से न्यूट्रिएंट या कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब आता है सेकंड क्या आता है, सिंथेटिक और बिल्डिंग सब्सटेंस, निर्माण या निर्माणकारी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, हमारी शरीर का निर्माण करते हैं, हमारी बॉडी में होने वाली टूट फूट को रिपेयर करते हैं। जब कभी किसी कारण एक्सीडेंट, दुर्घटना, जल जाने से या कट जाने से या घाव बन जाता है, तो वो घाव या बाउंड दोबारा से भर आता है। तो बॉडी की रिपेयरिंग और बॉडी फॉर्मेशन, इसके कार्य करने के लिए हमारे फूड में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डर। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर या मरम्मतकारी पदार्थ। तो ये होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। इसलिए आजकल कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं तो वो हाईली प्रोटीन्स का यूज करते हैं। तो प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो बॉडी का निर्माण करती है, ग्रोथ करने में सहायक होती है। इसलिए प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। कितनी मिलती है, 4 एनर्जी मिलती है प्रोटीन से। और हमें डेली जो प्रोटीन लेनी चाहिए वो कितनी लेनी चाहिए, आप लोग जानते हो, आजकल टीवी में ऐड आता है कि जितना बॉडी वेट उतना हमें प्रोटीन लेनी चाहिए। यानी कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति का वेट जो होता है 65 से 75 किलोग्राम, तो हमें भी एक दिन में पर डे 65 से 75 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो हमें एक दिन में 65 से 75 ग्राम प्रोटीन्स ले लेनी चाहिए। अब ये बॉडी वेट के अनुसार है। अब जैसे बच्चे हैं, उनमें माना 30-35 किलो वजन है, उनका वेट ही इतना है, तो क्या उन्हें इतना थोड़ी लेने पड़ेगा, उन्हें भी वेट के अनुसार लेनी पड़ेगी, 30-35 ग्राम लेनी पड़ेगी डेली। तो प्रोटीन्स का काम है बॉडी बिल्डिंग या रिपेयर का काम, या टूट फूट जो भी हमारी बॉडी में होती रहती है उसको रिपेयर करना। अगली बात आती है, अगले प्रकार का जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वो पाया जाता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स यानी कि उपापचय नियंत्रक। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक क्या होता, उपापचय क्या होता। ग्रुप ऑफ रिएक्शंस या क्रियाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक या उपापचय बोलते हैं। यानी कि क्रियाओं के समूह को हम उपापचय बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, क्रियाओं के समूह को हम उपापचय बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी क्रियाएं हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, बहुत सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में होती रहती है। जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, डाइजेशन है, मैं खा भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, सब में एनर्जी की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा मेरे अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, मैं थिंकिंग भी कर रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ। ये सब रिएक्शंस मेरी बॉडी में लगातार हो रही हैं। तो ये बॉडी में होने वाली ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये लिमिट में हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें कंट्रोल में रखा जाए। तो फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जो इन रिएक्शंस को, इन बायोलॉजिकल क्रियाओं को, इन जैविक क्रियाओं को कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं और उन्हें ज़्यादा या कम होने से बचाते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे सोडियम है, यदि सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए
यानी कि नमक हम ज़्यादा खा लें तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। ऐसे ही मेटाबॉलिक नियंत्रण में रखने वाली रिएक्शंस के लिए जो भी हम मिनरल्स लेते हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनकी कम या ज़्यादा अमाउंट हमारी रिएक्शन को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट, हेरेडिटेरी सब्सटेंस। हेरेडिटेरी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। क्या? आनुवांशिक पदार्थ। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हेरिडिटेरी या आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो जेनेटिक करैक्टर्स को, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटेरी सब्सटेंस या आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि ये जो जेनेटिक या हेरिडिटेरी सब्सटेंस हैं, ये क्या करते हैं? कुछ करैक्टर्स को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं, यानी कि माता पिता के जो करैक्टर्स हैं, पेरेंट के जो करैक्टर्स हैं, उन्हें उनकी ऑफ स्प्रिंग यानी संतानों में ये ले जाते हैं। जैसे किसी किसी के घुंघराले बाल होते हैं, तो किसी पेरेंट के घुंघराले बाल हैं, तो ये जेनेटिक करैक्टर है, ये आनुवांशिक लक्षण है, और ये आनुवांशिक लक्षण जो है उसकी ऑफ स्प्रिंग, उसकी संतानों में भी पहुंचेगा। तो ये जो जेनेटिक करैक्टर है, आनुवांशिक लक्षण है, उसे कौन ले जाएगा? उसे ले जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटेरी सब्सटेंस या आनुवांशिक पदार्थ। अब क्वेश्चन उठता है कि ये आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक सब्सटेंस या हेरिडिटेरी सब्सटेंस कौन होते हैं? तो लिखा है जो जेनेटिक करैक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटेरी सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटेरी सब्सटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। आप जानते हो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो हेरिडिटेरी सब्सटेंस हैं, जैसा डीएनए और आरएनए। क्या? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म आप जानते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों पदार्थ, ये दोनों सब्सटेंस हेरिडिटेरी सब्सटेंस होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो कि जेनेटिक करैक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं या पेरेंट से उनकी ऑफ स्प्रिंग में ले जाते हैं। तो इस प्रकार ये फूड में पाए जाने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये इन सब की बात हो गई। ये सब लिखा है। तो ये फ्यूल सब्सटेंस हैं, कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और सिंथेटिक और बिल्डिंग सब्सटेंस हैं। क्या एग्जाम्पल है? प्रोटीन और मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं। क्या एग्जाम्पल है? विटामिन, मिनरल्स, वाटर। हेरिडिटेरी सब्सटेंस कौन से हैं? बता दिया मैंने, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। प्रोटीन की हमें वो एक दिन में कितनी नीड होती है? 60 से 65 ग्राम, यानी बॉडी वेट जितना होता है उतनी ग्राम। 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए दिन भर में, पूरे डे में 3000 यानी 3000 कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग ज़्यादा परिश्रम करते हैं, घोर कठिन कार्य करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए 6000 कैलोरी की पर डे नीड होती है, और वो न्यूट्रिएंट से हमें प्राप्त होती है, डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम एक दिन में हमें जनरली 60 से 65 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, 60 से 65 ग्राम फैट खानी चाहिए, और 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के चरण। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के चरण, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम भोजन को लेते हैं, भोजन को बोलस के रूप में, निवाले के रूप में, अपने जो बाहर का वातावरण है या नेचर से है उसे लेते हैं, और उसे मुंह में रखते हैं, माउथ में रखते हैं, बक्कल कैविटी में टीथ की हेल्प से उसे चबाते हैं। उसके बाद जो फूड है लेने के बाद, उसके बाद वो फूड जाता है स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता? डाइजेशन होता। डाइजेशन
के बाद क्या होता, वो फूड डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता, छोटी आंत में जाता। छोटी आंत में उस डाइजेस्टिव फूड का अपशोषण होता, एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वहाँ से वह दूसरी जगह जाता, सेल में जाता, सेल के साइटोप्लाज्म में जाता, कोशिका द्रव्य में जाता, उसमें मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन रह जाता है। उसके बाद वो एज ए पोटी, एज ए मल, उसे हम बाहर त्याग देते हैं। तो ये स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हैं, लिखा हुआ है। पहला है इंजेशन, अंतर्ग्रहण करना। इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण करना, यानी कि हमने अपने वातावरण से या प्रकृति से जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं कच्चे मटेरियल के रूप में, बोलस के रूप में, निवाले के रूप में, उसे हमें भोजन को लेना, मुंह में लेना, माउथ में लेना, भोजन को माउथ में लेना क्या कहलाता है, फीडिंग या इंजेशन कहलाता है। तो लिखा है नेचर और इन्वायरमेंट से फूड लेना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता, अंतर्ग्रहण कहलाता। अब सेकंड स्टेप आता, हमने भोजन ले लिया, बक्कल कैविटी में, मुंह में ले लिया। अब उसके बाद वो भोजन दांतों की सहायता से चबाया जाता है, जीभ इधर उधर उसे दांतों के नीचे लाती है। उसके बाद चबाने के बाद वो भोजन कहाँ जाता है, ओसोफेगस के जरिए स्टोमक में पहुंच जाता, पेट में पहुंच जाता है। पेट में जाने पर क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन में लिखा है, डाइजेशन सेकंड स्टेप, फूड के अनसोल्यूबल सब्सटेंस, अघुलनशील पदार्थों को सिंपल सोलूबल यानी कि सरल और घुलनशील, व डिफ्यूजिबल मीन विसरणशील सब्सटेंस में चेंज होना, ये डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल फॉर्म में होता है, उसे धीमे धीमे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, डिफरेंट पाचक एंजाइम की सहायता से सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, सिंपल रूप में उसे बदला जाता है, और वह सिंपल रूप में टूटकर उसके बाद फूड सोल्यूबल हो जाता, घुलनशील हो जाता है, डिफ्यूजिबल होता, विसरणशील हो जाता है। तो ये क्या है, एक डाइजेशन की प्रोसेस है जो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से होती रहती है। सिंपल सा मतलब इतना समझ लीजिए आप, डाइजेशन का क्या मतलब है कि फूड का जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल पदार्थ हैं, उनका सिंपल फॉर्म में टूटना, यानी कि भोजन के या फूड के लार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल सोल्यूबल पार्टिकल्स में चेंज करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो ये ही वो लिखा है, ये क्रिया स्टोमक में होती है। ठीक, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, अपशोषण। अब फूड का डाइजेशन तो स्टोमक में हो गया डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। अब वो डाइजेस्टिव फूड आगे कहाँ जाएगा, वो डाइजेस्टिव फूड स्टोमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, भोजन के अपशोषण के लिए उसमें फेवरेबल कंडीशन होती हैं, अनुकूलित दशाएं होती हैं। और छोटी आंत में जो है बिलाई पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बिलाई पाए जाते हैं। वो बिलाई इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, अपशोषण तल है, उसे बढ़ा देते हैं और पूरी छोटी आंत एज ए गद्दी, एज ए स्पंज, एज ए सोखते की भांति कार्य करने लगती है और जो डाइजेस्टिव फूड है, पचा हुआ भोजन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका अपशोषण कर लेती है। तो भोजन का या फूड का अपशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कई सारे पार्ट हैं, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, क्या बोला मैं, इलियम, क्या बोला मैं, इलियम, ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, इसमें मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें अपशोषण होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एजिमाइलेशन। एजिमाइलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण, क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, एजिमाइलेशन।
एजिमाइलेशन क्या है, स्वांगीकरण क्या है? हमने भोजन लिया, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन एजिमाइलेशन क्या है? एजिमाइलेशन का मतलब है जो एब्जॉर्ब फूड था, जो अपशोषित पदार्थ थे भोजन के, जो कि छोटी आंत में अपशोषित हुए थे, उनका बॉडी में का हिस्सा बन जाना, बॉडी में विलीन हो जाना, यानी कि अवशोषित सब्सटेंस का बॉडी का ही हिस्सा बन जाना, कोशिका का ही हिस्सा बन जाना, सेल के साइटोप्लाज्म का ही पार्ट बन जाना, उसी में खप जाना, ये एजिमाइलेशन का मतलब है, ये स्वांगीकरण का मतलब है। तो क्या कह सकते हैं हम एजिमाइलेशन का या स्वांगीकरण का मतलब कि बॉडी का ही हिस्सा बन जाना, जो भोजन हमने लिया वो बॉडी में खप गया, उसमें ही विलीन हो गया। कहते हैं कि ये खाता तो बहुत है लेकिन इसे लगता नहीं, अंग नहीं लगता इसके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि स्वांगीकरण, एजिमाइलेशन ठीक से ना होना, यानी कि जो भोजन हमने लिया, जो अपशोषित हुआ छोटी आंत में, वो पूरी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में विलीन हो जाना, उसी का हिस्सा बन जाना, ये कहलाता है एजिमाइलेशन, स्वांगीकरण। तो ये लिखा है एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, यानी कि अपशोषित पदार्थ का साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में खपना, विलीन होना, उसी का हिस्सा बन जाना, ये क्या कहलाता था? एजिमाइलेशन कहलाता, स्वांगीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता न्यूट्रिशन का, इजेशन, बहिक्षेपण। क्या है? इजेशन, बहिक्षेपण। इसका क्या मतलब है? अब हमने भोजन खाया, डाइजेशन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एजिमाइलेशन भी हो गया, लेकिन जो कुछ खाया सारे, एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो भी बनता है उसके अलावा कुछ उसमें हानिकारक पदार्थ भी तो बनते होंगे, तो उन्हें निकालने की, फैक्ट्री से बाहर कूड़ा कचरा भी तो बनता होगा, उसे निकालने की भी कोई व्यवस्था होती है। इसी प्रकार हमने जो खाया उसका डाइजेशन हुआ, कुछ पदार्थ ऐसे रह जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, अपचित हो जाते हैं, पचने से रह जाते हैं, डाइजेशन होने से रह जाते हैं, तो बॉडी में से उन्हें बाहर निकालना, बॉडी से आउट करना बहुत ज़रूरी होता। तो अनडाइजेस्टेड अपचित सब्सटेंस को, अपचित पदार्थों को बॉडी से बाहर करने को एज ए फीस यानी कि मल, पोटी, उसे बाहर करना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण या इजेशन कहलाता। लिखा अनडाइजेस्टेड फूड को एज फीस, मल, डिफेकेशन यानी कि परित्याग करना क्या कहलाता? इजेशन कहलाता, बहिक्षेपण कहलाता। तो बहिक्षेपण का मतलब सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे मल के रूप में बॉडी से बाहर निकालना इजेशन या बहिक्षेपण कहलाता है। तो ये इस प्रकार न्यूट्रिशन या पोषण के 5 चरण हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एजिमाइलेशन और पांचवा, फिफ्थ है इजेशन, लास्ट वाला। इसे हम मल या पोटी के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ये इजेशन की प्रोसेस है। तो इस प्रकार ये 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गए।